साथियों, बहुत ही चिंता का विषय है कि अभी नरेंद्र मोदी की सरकार कारखाना अधिनियम में संशोधन करके 8 घंटे का काम की जगह 12 घंटे में 48 घंटे की जगह 72 घंटे करने का प्रस्ताव चोरी से ला करके इसको इस कोरोना की महामारी के समय में वो पारित करके मजदूर के पेट में और पीठ में खंजर मारने का एक कोशिश कर रहे हैं, जिसका हमको साथी विरोध करना है। इस मुद्दे पे मैं वीडियो एक अलग से बना चुका हूँ। आपसे अपील है कि वो जो 12 घंटे वाला वीडियो है उसको आप सुन लें। मोदी सरकार ने नौजवानों का जीवन बर्बाद करने के लिए और पूंजीपतियों का तिजोरी भरने के लिए क्या क्या ऐसे काम किए जिससे आज की तारीख में नौजवान का पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, आम जनता का, पूरा गरीब का, मजदूर का, कर्मचारी का जिंदगी बर्बाद हो रहा है और पूंजीपति मालामाल हो रहे हैं। वो क्या क्या मोदी सरकार ने किया वो समझाना चाहता हूँ। साथियों, आपको याद होगा कि जैसी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, सबसे पहला नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया था कि लाल फीताशाही बंद करेंगे हम। और सबसे पहले कारखानों के अंदर जो जांच होती थी, जो एक्ट है, लॉ है, उसका पालन हो रहा नहीं हो रहा, उसके लिए जो इंस्पेक्टर जांच करते थे उसको इन्होंने खत्म किया। दूसरा इन्होंने काम किया था साथियों कि जो अप्रेंटिस एक्ट है उसमें संशोधन किया था और ये किया था कि अप्रेंटिस एक्ट की जो सीमा थी उसको हटाया था कि ये कारखाना मालिक कितने भी अप्रेंटिसों को भर्ती करके और उस कारखाने के अंदर रख सकता है और उनसे काम करा सकता है। अप्रेंटिस पहले उनकी ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जाता था ताकि वो ट्रेनिंग के रूप में काम करते थे, एक मैन पावर के रूप में काम नहीं करते थे। नरेंद्र मोदी ने उनका ट्रेनिंग का पार्ट कमजोर कर दिया और उनको एक मैन पावर बना दिया। तो सबसे सस्ता, और उनको स्टाइफंड देना है, कोई लेबर लॉज का चक्कर नहीं है। तो मालिकों के लिए, पूंजीपतियों के लिए सबसे सस्ता मैन पावर, अप्रेंटिस मैन पावर बनाया, जिससे ये नौजवान हमारे बच्चे स्कूल से निकल करके सीधे कारखानों में जाए और 1 साल 2 साल इनका शोषण हो और उसके बाद से इनको फिर कारखाने से निकाल दिया जाए। और उसके लिए फिर प्राइवेट ITI बहुत सारी खोली गई, कौशल उन्नयन योजना के नाम पे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। लाखों मजदूरों को, करोड़ों मजदूरों को ITI करा के इन कारखानों में सप्लाई कराई गई। जो ये फ्री का मैन पावर था, स्थायी मजदूर लगना था, इन बच्चों को परमानेंट होना था और इनका तनख्वाह 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 होना था। वहाँ ये बच्चे 4,000, 5,000 रुपये में उस कारखाने के अंदर उत्पादन किए और आज भी कर रहे हैं। अब इससे समझ लीजिए कि कितना बड़ा फायदा, नुकसान किसका हुआ इस कानून में। जो जिस कारखाने के अंदर जो परमानेंट मजदूर होना था, जो नौजवान को परमानेंट नौकरी मिलनी थी, वो नौकरी उसकी खत्म हो गई। स्थायी जॉब की जगह वहां पे अप्रेंटिस में जॉब मिला और जिस मालिक को, जिस मजदूर को 30,000 रुपये वेतन मिलना था उसको 5,000 रुपये मिला। तो 25,000 का फायदा किसका हुआ? एक मजदूर पे 25,000 का फायदा पूंजीपति का हुआ, अंबानी का हुआ, जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको हुआ। और यही पैसा हजारों हजार करोड़ रुपया पूंजीपति के खजाने में भर गया। तो मोदी सरकार ने कैसे पैसा भरा, आपको समझ आया? आपने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने एक छोटा सा संशोधन किया, उस छोटे से संशोधन के कारण से पूंजीपतियों के खजानों में लाखों हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया और ये लाखों हजारों करोड़ रुपया जनता से, समाज से, नौजवान के जेबों से, जनता की जेबों से छिन गए। इसलिए हमारा नौजवान बेचारा मारा फिरने लगा। 1 साल बाद नौकरी से भगा दिया रहा, ठोकरें खा के मारा फिर रहा। उसकी जीवन जीना मुश्किल हो रहा है और पूंजीपति मालामाल हो रहे हैं। और ये पैसा जो मजदूर को मिलता, यूथ को मिलता, ये पैसा बाजारों में जाता और बाजारों में जाकर के ये पैसा दुकानदारों को जाता, तो ये पूरा समाज में घूमता। तो ये पैसा समाज से हट गया। समाज से हट गया तो दुकानदारों का दुकानदारी भी कमजोर हो गया, बाकी चीजें भी डाउन हुई। इतना बड़ा पैसा, ये साथियों नीति है जिस नीति से जनता की जेबों का पैसा जो था वो पैसा उठा के नरेंद्र मोदी जी ने इस संशोधन के बाद से पूंजीपतियों के खजाने में पैसा भर दिया, लाखों हजारों करोड़ रुपया। कैसा राजनीति है, समझ आया कुछ? समझ आया कुछ? ये पॉलिटिक्स है, ये हमारा समझ नहीं आता क्योंकि हम सिर्फ व्यक्तिवादी सोचते हैं, अपना सोचते हैं। हमको ये लगता है कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैं अभी कुछ कर रहा हूं या मेरे को तो उससे कोई लेना देना है नहीं है। मगर साथियों देखो किस तरीके से राजनीति, ये राजसत्ता का खेल देखो, ये राजनीति का खेल देखो कि लाखों हजारों करोड़, एक अप्रेंटिस एक्ट में संशोधन करने से लाखों हजारों करोड़ रुपया पूंजीपतियों के खजाने में चला गया।
उसके बाद से साथियों इन्होंने कौशल उन्नयन योजना के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के नाम से नीम कर्मचारी आपने सुना होगा, नीम कर्मचारी के नाम से इतने सारे यूथ बच्चों को जो पॉलिटेक्निक करके आए हैं, डिग्री डिप्लोमा करके आए हैं, उन बच्चों को बड़े बड़े कारखानों में ट्रेनिंग के नाम पे उनका शोषण किया गया। ट्रेनिंग के नाम पे आज भी बहुत सारे कारखाने इस ट्रेनिंग के नाम पे बच्चों को बुलाते हैं और उनको 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल उनसे काम कराते हैं। उसके बाद से उनको बहुत थोड़ा सा स्थायी फंड दे करके उनको भगा देते हैं और कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई हो रही है, मगर वो बच्चे उस कारखाने के अंदर स्थायी मैन पावर का काम करते हैं। तो यहाँ भी वही है कि स्थायी मैन पावर जो जहाँ लगना था वहाँ पे ये बेचारे 3-3, 4-4 हज़ार के लोग काम कर रहे हैं। जहाँ 30,000, 35,000 का मैन पावर लगना है कारखाने के अंदर, वहाँ ये 4,000, 5,000 में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी लाखों, हजार करोड़ रुपया इस योजना के तहत मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के बचाए और इतना मुनाफा पूंजीपतियों का बढ़वाया। तो ये दो उसके आप ये 3 चीजें हो गई कहाँ। एक तो जांच बंद हो गई है, तो जांच बंद हो गई है तो ये खत्म है कहानी, कारखाने किसी से भी काम कराओ। और दूसरा जो है ट्रेनिंग के नाम पे काम कराया, तीसरा अप्रेंटिस के नाम पे काम कराया। ये ठेका मजदूर से भी सस्ता मैन पावर है। तो कई कारखानों में तो ठेके मजदूरों को हटा के ये अप्रेंटिस और ट्रेनिंग में बंदे भर्ती किए। ये पहला काम किया साथियों, जिसको हमको समझ, इससे नौजवान का जीवन बर्बाद हो गया। ये 2014 की बात बता रहा हूं आपको। और इससे जो है पूंजीपति माला माल हो गए, लाखों हजारों करोड़ रुपया आम जनता की जेब से निकल के पूंजीपतियों की जेब में चला गया। अब इसके बाद जो परमानेंट नौकरी का कानून था, क्योंकि ये दिक्कत आ रही थी बार बार, फिर उन्होंने 2018 में और भी बहुत सारे संशोधन किए। मैं छोटी छोटी बातें आपको नहीं बता रहा हूं। 2018 में इन्होंने परमानेंट एक फिक्स टर्म करके कानून बनाया, नियत अवधि कर्मचारी। एक लाइन जोड़ी, खाली एक लाइन, कि जो कर्मचारी की परिभाषा है उस परिभाषा के अंदर एक नई परिभाषा जोड़ दी जिसका नाम हो गया नियत अवधि कर्मचारी। बस उतना जोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं किया। 4 अक्षर, नियत अवधि कर्मचारी। वो ये भी ऐसे ही किया जैसे ये 8 घंटे का काम 12 घंटे में का करना चाह रहे, ऐसे ऑर्डर से इसको संशोधन किया स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर। और स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर ये संशोधन होते ही स्थायी नौकरी खत्म हो गई, परमानेंट नौकरी का जो जरूरत था वो खत्म हो गया और फिर सारे लोग फिक्स टर्म में भर्ती शुरू कर दिए। तो अब उसके बाद से परमानेंट नौकरी जो करनी थी वो मालिक को काम खत्म होगा। फिक्स टर्म में अब 1 साल के लिए फिक्स टर्म रख लिया, 2 साल के लिए रख लिया, 3 साल के लिए रख लिया और उसके बाद से उसको फिर भगा दो। ग्रेजुटी भी नहीं देना है, ग्रेजुटी भी नहीं देना है, काम पेल के कराओ और जो है नौजवान बच्चों को भर्ती करो, जब रखो, जब लगता है भगाना सो भगा दो। ये परमानेंट मैन पावर का ऑप्शन फिक्स टर्म जनरेट किया मोदी जी ने और इसके बाद से कारखानों के अंदर परमानेंट होना बिल्कुल बंद हो गया और जो परमानेंट मजदूर थे बस वही बच्चे, बाकी सारे फिक्स टर्म, ट्रेनिंग, अप्रेंटिस, इसी में पूरे कारखाने चल रहे। तो फिक्स टर्म आने के बाद से ये सारा जो है परमानेंट नौकरी खत्म हो गया। अब हमको ये समझ में नहीं आया, अब इससे क्या हुआ परमानेंट नौकरी खत्म होने के बाद? इससे हो गया कि जो परमानेंट मजदूर जिसको 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 जो मालिक को देना है महीने का, उसकी जगह वो 8,000, 10,000 मिनिमम वेज में, पॉलिटेक्निक और डिग्री वाले का मिनिमम वेज, उच्च कुशल है श्रेणी, मध्य प्रदेश की बात करूं, जिसका वेतन 11,000, 12,000 रुपया है, इसको कहाँ ला दिया? जो 40, 50,000, 1 लाख रुपए महीना जिसकी सैलरी होना चाहिए उसकी सैलरी 12,000 पे ला दी। फिक्स टर्म में मिनिमम वेज दे करके काम कराना है और उसके बाद से भगा देना है। तो ये परमानेंट नहीं है, तो ये वेतन इनका बढ़ाने का जरूरत नहीं है। तो ये समझो साथियों कि 35,000, 30,000, 35,000 वेतन वाला मिनिमम इतना देना है स्थायी मजदूर को, तो उस मजदूर के जगह ये फिक्स टर्म के बंदे मिनिमम वेज में 8,000 में, 10,000 में बड़े आसानी से मिल जाते, चाहे आप जितने ले लो। और 10,000 और 30,000, 20,000 महीने का बचत। 30,000 महीने का बचत वैसे ही हुआ जैसे मैंने ट्रेनिंग में समझाया, अप्रेंटिस में समझाया, और ये परमानेंट मजदूर। तो पूरा 20,000 रुपये महीने का बचत मालिक का हुआ और लुटा कौन? नौजवान लुटा, आम जनता लुटी। तो ऐसा करके फिर नरेंद्र मोदी ने और लाखों हजारों करोड़ों रुपया पूंजीपतियों की झोली में डाल दिए। तो इससे पूंजीपति माला माल हो रहे हैं, आम जनता बर्बाद हो रही है।
तो ये 3 जो है बड़े संशोधन थे जिससे नरेंद्र मोदी ने पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया नौजवान पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, हमारी सारी मेहनतकश वर्ग, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे नौकरी वाले हैं, जो कर्मचारी हैं, सबका जिंदगी तबाह करने का ये 3 कानून था। और तीनों कानूनों से ये समझ लो कि लाखों लाख हजार करोड़ रुपया आम जनता का श्रम का लूट करके लाखों लाख हजार करोड़ रुपया पूंजीपतियों की तिजोरी में, खजाने में नरेंद्र मोदी ने भर दिए। और इसके बाद फिर कई लाख करोड़ रुपया इन पूंजीपतियों ने उसका एक हिस्सा बीजेपी को चंदे के रूप में नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिससे नरेंद्र मोदी ये दुनिया के विधायक खरीद रहा, जलवा कर रहा है। इतना सारा पैसा, ये वही पैसा है जो आम जनता से लूटा गया पूंजीपतियों के द्वारा। और पूंजीपतियों को लुटवाने के लिए नरेंद्र मोदी ने सरकार के तहत राजसत्ता में बैठ के कानून बनाए, पुराने कानूनों को बदला, और उसके बाद से फिर ये दोनों ने मिलकर देश के नौजवान को, यूथ को बर्बाद कर दिया। ये है साथी राजनीति। अगर समझ में आ गई हो तो समझ जाओ। अब इसके बाद भी इनका दिल नहीं भरा, तो ये इनको ये लगा कि यार अब ये शोषण का पहिया और कसना है। तो ये 8 घंटे की जगह 12 घंटे का काम ये पहले से लेके ये हो गया तो खत्म है कहानी का। कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमानेंट बंधुआ गुलाम हो गए, परमानेंट बंधुआ गुलाम। तो अब 8 घंटे की जगह 12 घंटे, 12-12 घंटे की 2 शिफ्टें, एक शिफ्ट बाहर हो गई, मैन पावर एक्सेस हो गया। तो फिर वैसे ही बेरोजगार हैं लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। और जो उतना मालिक का बचत हो गया। अब मालिक का बचत किस रूप में होगा? मालिक का 2 तरीके से बचत होगा। एक तो यह है कि 12 घंटे होने में 4 घंटे का ओवर टाइम नहीं देना है, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम हो गया कि एक शिफ्ट का मैन पावर उसका बचत हो गया, एक शिफ्ट का मैन पावर उसका हट गया, बाहर हो गया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, उनकी हैंडलिंग खत्म हो गई। तो ये बहुत बड़ा जो है उनको फायदा हो गया। तो 2 फायदे के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ये फिर से छोटा सा अध्यादेश ला करके इस कानून को बदल के फिर पूरी तरीके से मजदूरों को वापस उसी तरीके की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। तो ये 4 बड़े बड़े स्टेप हैं जो मैं सिर्फ 4 समझा रहा हूँ। बाकी इन्होंने पूरे 44 श्रम कानून खत्म कर दिए, 4 संहिताएं बना रहे हैं, उसके अंदर पूरा जितने भी सोशल सिक्योरिटीज हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं, सारे श्रम कानूनों में जो मजदूर के राइट्स थे उनको खत्म कर रहे हैं। और उसके अंदर जो है अगर मजदूर अपने हक अधिकार की बात कर रहा है तो उसके ऊपर जुर्माने लगाए जाएंगे। ऐसे कानून लेके आए जो अंग्रेजों के समय में भी नहीं थे। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अंग्रेजों में बना था। दूसरा एक चीज और समझना है साथियों, हमारे देश के अंदर मजदूरों के जितने भी हित के कानून बने वो सारे कानून आजादी के पहले बने हैं। कारखाना अधिनियम 1948, न्यूनतम वेतन का कानून 1936, ट्रेड यूनियन का कानून 1926। अब समझ लो सारे जितने भी मजदूर के हित के कानून हैं सारे कानून आजादी के पहले बने। और इस आजादी के बाद से पूंजीवादी सरकार बनी। तो इस पूंजीवादी चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या किसी दूसरे की सरकार रही हो, इन सरकारों ने मजदूरों के हितों को आगे किसी ने नहीं बढ़ाया, समझ लो अच्छी तरीके से। और इसमें धीरे जो भी कानून बने वो मजदूरों की अधिकारों की कटौती करने के लिए और मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए संशोधन हुए। उसके बाद कोई संशोधन नहीं हुए। 1948 के जितने कानून थे उसमें जो भी संशोधन हुए वो मजदूर विरोधी संशोधन हुए, मजदूरों को फंसाने वाले संशोधन हुए। 1971 में ठेका मजदूर अधिनियम लाया गया। ठेकेदारी की प्रथा 1971-72 से शुरू हुई। तो ये हमको समझना है साथियों कि सारा हिस्ट्री बताता है कि आजाद जब से देश हुआ तब से मजदूरों का जो गुलाम बनाने का मुहिम शुरू हुआ और तब से कानूनी रूप से मजदूरों को जो अधिकार मिले थे उसको काटने का बराबर कोशिश हुआ। और आज आके नरेंद्र मोदी ने इस कानूनों को सारी तरीके से उसको खत्म कर दिया और बाकी जो है छोटा मोटा जो बचा खुचा है उसको वो खत्म कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का ये टर्म है, पिछले टर्म में उन्होंने विधिवत तरीके से सारे कानून जो मैंने कोई 3-4 चीजें बताई आपको, बाकी का जो कानून बचा खुचा है वो सारा जो संहिता बना रहे हैं उसके तहत वो खत्म कर दे रहे हैं
और यहाँ से पूरा जो हमने, हमारे मजदूरों ने, हमारे पुरखों ने सैकड़ों साल से मेहनत करके जो कानून बनाए थे, वो कानूनों को नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस की जो सरकार है, पूंजीपतियों की जो दुमछल्लू सरकार है, जो पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सरकार है, ये सरकार इस सारे कानूनों को खत्म कर रही है। बचे खुचे कानून है उनको खत्म कर रही है और जनता को हिंदू मुसलमान में लड़ा के, धार्मिक मुद्दों में उलझा के, इन असल सवालों से भटका के, ध्यान को भटका के, मीडिया को मैनेज करके, ये किसी को पता ना चले, दूसरे मुद्दों को मुद्दा बना करके सारे कानूनों को साफ कर दिया। और अभी हमारी समझ में आ नहीं रहा है, हम समझ नहीं रहे हैं, हमको पता ही नहीं है, हमारी स्थिति हमारे बच्चे नहीं समझ रहे हैं, नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं उनके माँ बाप को समझ में नहीं आ रही है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो स्टाफ है, मैनेजर है, वो तो गुलाम बन गया है, पूरी तरीके से गुलामी स्वीकार कर ली। उसके दिमाग में तो चढ़ गया कि वो सबसे बड़ा आदमी वही है, क्योंकि उसको थोड़ा ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मोदी की जय जय कर रहा है वो। उसको समझ में नहीं आ रहा कि नीचे से सारे कानून खत्म कर दिए, हम तो गुलाम जैसे हो गए। तो किसी को कुछ दिमाग में चढ़ नहीं रही है, और चढ़ने वो दे नहीं रहे हैं, बहुत ही प्लानिंग से काम कर रहे हैं। तो हमको समझ नहीं आ रही, हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, और हमें समझ नहीं आ रही। ये है साथियों 3-4 तथ्य जो मैंने आपको रखे, बस इतने ही समझ लो। इसके अलावा भी बहुत गड़बड़े हैं, मगर बहुत गड़बड़ छोड़ दी, ये 4 ही चीज़ें समझ में आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि देश का क्या हाल हो रहा है। उसके साथ में साथियों देशी विदेशी पूंजीपति आ रहे हैं, हमारा देश लुट रहा है, हमारे देश के सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं, कौड़ियों के भाव बेचे जा रहे हैं, पूंजीपति देश पे कब्जा कर रहे हैं, सारी सरकारी संस्थाओं पे कब्जा कर रहे हैं। ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेच रही हैं, रेलवे हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोयला हो, सब कुछ निजी पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। इंक्लूड हथियार बनाने के कारखाने, टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह, दूरसंचार बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया है, जियो आ गया है, एयरटेल आ गया है, तो सारे सरकारी जितने भी संस्थान उसको बर्बाद कर, तो विधिवत तरीके से देश को बर्बाद करके पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की जो मुहिम है वो बीजेपी आरएसएस चला रहा है। ये हमको समझना है। नीतियां के रूप में कांग्रेस की भी नीति वही है, मगर कांग्रेस एक अलग तरीके से कर रही है, स्लो कर रही थी, कुछ चीजें वो जनता के लिए भी कर रहे हैं। ये पूरा जनता को लूट रहे हैं, खुल्लम खुल्ला नंगा रूप में देश को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं, देशी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं, देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा रहे हैं हमारे देश के ऊपर। सारे सब संस्थानों पे कब्जा हो जाएगा, फिर हमारा क्या बचेगा। आज की तारीख में विदेशी कंपनियों के बारे में कोई भी सरकार बोल नहीं सकती, औकात खत्म हो गई इनकी। जैसे ही बोलते हैं वो शेयर बाजार है उसको गिरा देते हैं, पैसा ले जाने की धमकी देते हैं, और आप ये अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उससे बंधे हुए आप कुछ नहीं कर सकते उनका। वो कभी भी अपना पैसा लेके भग सकते हैं, कभी भी यहाँ से पैसे लूट के विदेश जा सकते हैं। तो यहाँ विदेशी कंपनी यहाँ पैसे लूट रहे हैं और जाके दुनिया के देशों में नए नए कारखाने लगा रहे हैं। तो ये साथियों विडंबना है, देश बर्बाद हो रहा है और हम खाली देख रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान का एंजॉय कर रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई का एंजॉय कर रहे हैं। एक मुसलमान कहीं पिटते हुए दिख जाए, दाढ़ी वाला, कुर्ता पैजामे वाला, तो हमको मजा आ जाता है, हमारा दिल खुश हो जाता है। और जो हिंसा होती है तो हमको एंजॉयमेंट आता है, हमको मजा आता है। देखो हम कहाँ पहुंच गए, हमारी मानवता मर गई, हमारी इंसानियत मर गई, हमारा सब कुछ संवैधानिक जो जिम्मेदारियां वो मर गई, हमारे दिमाग में कैसा जहर चढ़ा, सब कुछ मर गया, हमारी संवेदना मर गई, वेदना मर गई। एक मुस्लिम महिला, मुस्लिम बच्चे के साथ दुराचार होता है तो बहुत बड़ी संख्या में आज की तारीख में हिंदू में जिनको मजा आता है, एंजॉय आता है, उनको बहुत बड़ी संख्या में है। कहाँ पहुंच गए हम। ये नफरत भरी जा रही है, ये पॉलिटिक्स है साथियों। ये नफरत योजनाबद्ध तरीके से कराई जा रही है, ये नफरत योजनाबद्ध तरीके से भरी जा रही है, ये नफरत को योजना के तहत पैदा किया जा रहा है। ये समझ लो अच्छी तरीके से। मुद्दे चलाए जाते हैं पॉलिटिकल तरीके से। लव जिहाद याद आ रहा अभी, पिछले कार्यकाल के मुद्दे देख लो। पहले 5 साल में मोदी से दलितों की पिटाई बंद है अभी, ईसाइयों की पिटाई बंद है अभी, लव जिहाद बंद है अभी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जाति धर्म के ऊपर चल रहे थे, वो अभी बंद हैं।
दलितों के मुद्दे बंद हैं, ईसाइयों के मुद्दे बंद हैं। ये अनायास नहीं हो रहा, इसको समझो। जिस दिन याद आएगा कि अब ईसाइयों की कुटाई शुरू करना, उस दिन से ईसाई पिटने लगेंगे। तो ये राज सत्ता राजनीति, इसके पीछे लोग काम कर रहे हैं, जो योजनाबद्ध तरीके से फैलाते हैं, करवाते हैं। इसको समझना है हमको। ये अपने आप नहीं होता, अनायास नहीं होता। दिल्ली के जो दंगे हुए अनायास नहीं हुए। सीएए, एनआरसी जो कानून आया, ये अनायास नहीं आया। ये सारी एक विधिवत साजिश, विधिवत योजना के तहत चल रहा है। ये सब कुछ हमारा जिंदगी खत्म हो गया, मगर हमें समझ नहीं आया। ये अनायास नहीं है, ये योजना के तहत हो रहा है। मीडिया पूरा हिंदू मुसलमान डिबेट चला रहा है। ये पागल नहीं है, इनसे चलवाई जा रही है। हिंदू मुसलमान की डिबेट चलवाई जा रही है ताकि आदमी हिंदू मुसलमान में उलझा रहे, वही उसके दिमाग में चढ़ा रहा है। नरेंद्र मोदी को हीरो बनाया जा रहा देश का। ये नरेंद्र मोदी को हीरो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप नरेंद्र मोदी पे ट्रस्ट करें, विश्वास करें और उसको वोट करें। तो ये सारा एक प्लानिंग, एक साजिश देश के साथ चल रही है। राहुल गांधी को पप्पू इसलिए बना दिया, उसको बेचारे को पप्पू बना करके उसका कैरियर ही खत्म कर दिया। तो वो पप्पू नहीं है, मगर उसको इस तरीके से सामाजिक रूप से उसको बेइज्जत करके उसको बेइज्जत कर दिया। मतलब उसका राजनीति बेइज्जत हो गया, उनका विचारधारा ही बेइज्जत हो गया। तो पूरा षड्यंत्र चल रहा है। और ये षड्यंत्र जो है किस किस के कौन कर रहा है? देश के पूंजीपति, विदेशी पूंजीपति, बीजेपी, आरएसएस, यह भी मिलके ये पूरा षड्यंत्र ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें मीडिया पूंजीपतियों का है। तो ये मिलके सारा ग्रुप जो है मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। वो आज देश को इफेक्ट करने में उनका हिम्मत है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, सेंटर में है, सारी संस्थाएं उनके हाथ कब्जे में है, सब कुछ उनके हाथ में है। अभी आज की तारीख में जो लेफ्ट पार्टियां जो बात करें, उनके जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो जेलों में हैं। शहरी नक्सली बोल दिया कि उनको जेलों में ठूसा हुआ है। तो ये सारा समझना है। जो मुद्दे उठाते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जनता को बताता है, इनको जरूरत नहीं है, इनको मूर्खों की जरूरत है। इनको ऐसे बेवकूफ चाहिए जो गमछा बांध के, भगवा गमछा बांध के, लठ लेके, तलवार लेके लोगों को मारे, काटे। बस इतने ही लोग चाहिए, इससे ज्यादा दिमाग किसी का नहीं चलना चाहिए। ऐसे ही लोग चाहिए, उसके लिए वो वर्किंग कर रहे हैं। तो ये साथियों देश की विडंबना है। जैसा हम इस बात को कह रहे हैं, तो साथियों आपसे मेरा विनम्र अपील है कि आज देश को बचाने की जरूरत है। देश की भारत माता को बचाने की जरूरत है। देश के आर्थिक संस्थानों को बचाने की जरूरत है। देश के गरीब, मजदूर, नौजवान पीढ़ी की जिंदगी को बचाने की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके लिए हमको लड़ना है साथियों। देश का दोस्त कौन है, देश का दुश्मन कौन है, हमको समझना है। गलत लोगों के हाथ में देश की जनता ने सत्ता दे दी है। ये सत्ता पाने के बाद से वो सही नहीं, देश आगे की तरफ नहीं जा रहा, देश पीछे की तरफ आ रहा है। अब इसके बाद तो देश कितने सालों तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये देखने की बात है। और इसमें सबसे बड़ी दुर्दशा नौजवान पीढ़ी की, गरीब जनता की, किसान की, जो गरीब आदमी है उसकी भयावह महामारी होने वाली है। इस महामारी से बड़ी महामारी अभी आगे होने वाली है, जो एक अर्थव्यवस्था बैठेगी। जो सारा षड्यंत्र जो नरेंद्र मोदी ने पैदा किया है, इसके वजह से जो जनता लुट रही है, धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। आम जनता से जब जितना ज्यादा पैसा जेबों आम जनता से निकल करके श्रम के जो पैसा बच रहा है पूंजीपतियों के खजाने में जा रहा है, इसी से गरीबी और अमीरी गरीबी की जो असमानता है वो बढ़ रही है। गरीब गरीब हो रहा है और ज्यादा, जो मध्यम वर्गीय आदमी है वो गरीब हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और पूंजीपति जो छोटा था और बड़ा हो रहा है, बड़ा पूंजीपति और बड़ा हो रहा है, और विदेशी पूंजीपति लाखों हजारों करोड़ रुपया यहाँ से लूट के ले जा रहे हैं। तो ये धन जो है हमारे देश का एक जगह से निकल के एक जगह जा रहा है। ये ऐसी 2-4-5 साल, अभी तो सरकार है ही है, 5 साल तो चल रही है। ये 5 साल में आप देखना कि हमारे देश का हालत, आम जनता का हालत बहुत बुरा, भयावह होने वाला, ये पक्का है, गारंटी है। मेरा वीडियो रख लेना, 5 साल बाद आप इस वीडियो को सुनना फिर से।
गारंटी दे रहा हूं मैं कि आम जनता की दुर्दशा और बुरी से बुरी होने वाली है, जिसमें मजदूर भी है, जिसमें ये पढ़े लिखे मजदूर भी है, जिसमें किसान भी है, जिसमें पूरा मध्यम वर्गीय आदमी भी है। ये मध्यम वर्गीय आदमी जो अभी हर हर मोदी कर रहा है, इसी की दुर्दशा होने वाली है, इसकी भी दुर्दशा होने वाली, ये पक्का है, सुनिश्चित है। तो ये साथियों एक चुनौती है हम सबको, और ये हमारी जिंदगी को बचाने का सवाल है, जिसके बारे में हम सबको सोचना है साथियों। बस मैं यही कह सकता हूं कि आप सावधान हो जाइए। हमारी ताकत बहुत कमजोर है, मेहनत का स्वर एकजुट नहीं है, हम बटे हुए हैं, हमारी एकता नहीं है, हमारे अंदर जागृति नहीं है, हम मजदूर के मुद्दों को मुद्दे नहीं मानते, ये हमारी कमी है। हम हिंदू मुसलमान का वीडियो शेयर करेंगे, मगर हम जो काम की बात कहेंगे, जिंदगी की बात कहेंगे, उसको सुनेंगे नहीं, लोग सुनते नहीं है, उसको शेयर नहीं करते हैं। ये हमारी चेतना कमजोर है, यही दिमाग की गुलामी है साथियों, यही गुलामी, हम गुलाम हो गए हैं। तो बहुत बुरा समय है साथियों, हमको लड़ना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा, हमको एकता बनाना पड़ेगी, मिलकर के सरकार से लड़ना पड़ेगा, इस विचारधारा से लड़ना पड़ेगा, इस विचारधारा को उखाड़ के फेंकना होगा। ये सब काम हमें करना होगा। ये मोदी, बीजेपी, आरएसएस पूंजीपति नहीं करने वाले। पूंजीपति तो हमको और गुलामी का, फंसाने का, जो कैसे कैसे फंसा सकते कि हम बाहर न निकल पाए, वैसे कानून बना रहे हैं, वैसे जलवा ला रहे हैं, वैसे सोच चला रहे हैं, वैसे हमारी जिंदगी को कर रहे हैं। ये हमको समझना है। अभी ये हालत आने वाला है, सरकार का हालत देखो कि भूखा आदमी को अगर भोजन कराना है तो उसको पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें। एक भूखा आदमी सोचता है कि किसी ने मेरे को भोजन दे दिया, एक पूरी का पैकेट दे दिया, तो ये मेरा भगवान है, यहां पहुंचा दिया हमको, और पूरी का पैकेट देके भी भगवान बन रहे हो। तब की साथियों सवाल यह है कि जो संपत्ति पैदा हो रही है वो एक तरफ जा रही है, वो एक तरफ ये वर्ग पैदा हो रहा है जो चार पूरी में उसको बड़ी मुश्किल से मिल रही है। तो ये राजनीति तो बुरी है, और जो ये राजनीति चला रहा वो हमारा दोस्त नहीं, वो हमारा दुश्मन है। हमको ऐसा करना है, हमको इस तरीके से ऐसी राजनीति करना है जिससे हम ताकतवर हों। हम क्यों किसी की चार रोटी पे डिपेंड हों? हम इतना कमाने लगे, इतना संसाधन पैदा करने लगे, इतने पैसे हमारे पास हों कि हम वो चार रोटी खुद घर में बना के खा सकें। ऐसा सरकार पैदा करना है, ऐसा नीति पैदा करना है, ऐसी नीति के लिए हमको लड़ना है, और ऐसी राजनीति को हमको दोस्त बनाना है। और जो चार पूड़ी देके हमारे ऊपर एहसान दिखाने, ऐसी राजनीति हमारी दुश्मन राजनीति है, जिसको हमको समझना है साथियों। बहुत सवाल है, मैं अब इस वीडियो को इतनी रहने देता हूं क्योंकि मैंने काफी बोल दिया है। इतना बोलने से आपको, मेरे को उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाओगे। मैं अब 1 घंटे से ज्यादा बोल सकता हूं, बहुत सवाल, दिन भर बोल सकता हूं। मेरा नौजवानों से खास अपील है, नौजवानों से विशेष निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ से विनती है, नौजवानों से मैं विशेष कर से हाथ जोड़ रहा हूं। आप तो समझ जाओ भैया, अपने बारे में सोच लो, अपनी जिंदगी के बारे में सोच लोगे तो समझ में आ जाएगी। आप तो समझ जाओ, बूढ़े नहीं समझ रहे, ठीक है, नहीं समझने दो, आप तो समझ जाओ। आपकी जिंदगी तबाह है, आपकी जिंदगी बर्बाद है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्यों आपकी जमीन मर गया है? क्यों आपकी आत्मा मर गई है? क्यों आपके खून आपका ठंडा हो गया है? क्यों आप गुलामी की तरफ भग रहे हो? क्यों आप मुंह से आवाज नहीं उठाना चाहते? क्यों हम नहीं करना चाहते हैं? एक गुलामी का बीज बोया हमारे अंदर साथियों। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का खून बह रहा है हमारे हाथों में, जो गर्म खून है, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं हम लोग। हमारा यूथ के अंदर एक जज्बा है, जलवा है, ताकत है, पावर है। हम हर चीज को बदल सकते हैं, मगर हम दिमाग से मर गए। यहां से हमको डेड कर दिया, हमारी बुद्धि को, दिमाग को डेड कर दिया ये पूंजीवादी ताकतों ने, बीजेपी, आरएसएस के लोगों ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसी सोच के लोगों ने हमारे दिमाग को डेड कर दिया, बुद्धि को
बुद्धि को मार दिया है और हमारी बुद्धि में हमारी जिंदगी के असल सवालों की जगह हिंदू मुसलमान, नफरत घृणा की राजनीति, उसी से एंजॉयमेंट करो और उसके साथ से सेक्सुअल चीज़ें, सेक्सुअल वीडियो, इस तरीके की चीज़ें नौजवानों को पड़ती जा रही हैं, ताकि इसी में मदमस्त होकर के वो अपना सारा जिंदगी इसी में कंसंट्रेट करके और इसी को असल सच समझे। और हमारा नौजवान उसमें घुस गया है, नौजवान उसमें घुस गया है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो साथियों, मेरा विनम्र अपील है, यूथ से विनम्र अपील है कि आप समझो, आप इस मुद्दे को पकड़ो, आप इसका नेतृत्व करो, आप इस मुद्दे को अपना मुद्दा समझो और खुद से कहो कि मैं तैयार हूं। हम सोशल मीडिया पे भी मुहिम चला सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, हम इस विचार को लेकर के अपने कमेंट्स कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि कानून बदलो, ये कानून नहीं चलेगा, स्थायी नौकरी का कानून बनाओ, न्यूनतम वेतन कम से कम 22,000 24,000 महीने का करो। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, ये हमको समझना है। तो ये साथियों मेरी एक मार्मिक अपील है नौजवानों से, यदि आप समझ जाएं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं समझेंगे साथियों तो बहुत बुरा होगा। आप सबकी ज़िंदगी तबाह होगी, बर्बाद होगी, और आपके अलावा जो आपके बच्चे हैं उनका ज़िंदगी बिल्कुल गुलामों की होगी, गुलामों की। कोड़े, जिस तरीके से कोड़े पड़ते थे, हम सदियों पहले जो राजाओं के गुलाम थे, उसके बाद से गुलामी प्रथा थी, वैसी गुलामी प्रथा में हमारी अगली पीढ़ी होगी, इस बात की गारंटी है। और हमारा देश आर्थिक रूप से गुलाम होगा पूंजीपतियों का, देसी विदेशी पूंजीपतियों का आर्थिक रूप से गुलाम होगा, और देश की जो राजसत्ता होगी, सरकार होगी, वो भी पूंजीपतियों के गुलाम होगी। इस बात की गारंटी है, गारंटी है इस बात की। अभी भी हो गया है, अभी भी हमारी सत्ताएं जो सारी आर्थिक व्यवस्थाएं पूंजीपतियों के कब्जे में हो गई हैं, हमारी सरकार भी पूंजीपतियों के कब्जे में है। जिसको चाहे गिरा दें, जिसको चाहे उठा दें, तो समझ लो। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगी तो हम वापस गुलामी की तरफ जाएंगे। फैसला आपको करना है, सोचिए, मनन करिए किस रास्ते की तरफ चलना है, आप विचार कीजिए इत्मीनान के साथ, इसी आशा उम्मीद के साथ कि सही रास्ते पे चलने का आप विचार करेंगे। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपको ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और आपसे अपील है कि वीडियो अगर शेयर करवा दें आप तो बहुत आपकी महानता होगी, बहुत आपकी महान कृपा होगी। अगर अपने सारे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब जगह इसकी लिंक को पेस्ट कर देंगे तो बहुत बड़ी महानता होगी आपकी, और आप ऐसी महानता करेंगे, सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथी।